तो दोस्त लोग हम लोग जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो कितनी लंबी और कितनी भारी भरकम प्रोसेस होती है। उसमें इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स और मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो डेवऑप्स एक ऐसी ही मेथोडोलॉजी है जो हमारी मदद करती है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन को बहुत ही बेहतरीन बनाने में। तो दोस्त लोग हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डेवऑप्स क्या होता है और हम लोग उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और वो हमें मदद कैसे करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे इस वीडियो में। और दोस्त लोग आपको मैं बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग की एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के बारे में। वो है ग्रेट लर्निंग अकेडमी, जहाँ पे आप जाके 80 से ज्यादा फ्री कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं कंप्लीशन पे। और अगर आप लोग चाहें तो आप अपने फोन से भी ये चीज कर सकते हैं। ग्रेट लर्निंग की ऐप बस डाउनलोड कीजिए और वहां पे भी आप कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं कंप्लीटली फ्री के लिए। तो चलिए दोस्त लोग अब हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहले जो मॉड्यूल है वो है डेवऑप्स ओवरव्यू। इसमें हम सारे डेवऑप्स के जितने भी क्वेश्चन मन में आते हैं, जैसे कि डेवऑप्स क्यों, डेवऑप्स क्या होता है, उसके बारे में और क्या क्या जानकारी, कौन कौन सी कंपनीज ने सक्सेसफुली डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट किया, एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है और हमें क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको आंसर करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, डेवऑप्स क्यों। तो डेवऑप्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा और टाइम को रिवाइंड करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि पहले क्या यूज होता था डेवऑप्स से पहले। तो बैक इन 1950s और 1940s और 1960s में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते थे और उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर बनता था उनकी रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट होती थी आजकल के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स से। जैसे कि वो लोग सॉफ्टवेयर कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट्स के साथ बनाते थे। इसका मतलब कि जो सॉफ्टवेयर वो बनाते थे वो ये सोच के बनाते थे कि वो एक ही सॉफ्टवेयर रहेगा और उनको ज़्यादा उसमें आइटरेशंस नहीं करने पड़ेंगे, बस एक सॉफ्टवेयर बना के उसको पॉलिश करके उसको बस मेंटेन करना होगा। तो वो उनके ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते थे। तो इस रीजन से वो लोग वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करते थे। अब वाटरफॉल मॉडल क्या है? तो वाटरफॉल मॉडल एक मेथडोलॉजी है। तो ये जो मेथडोलॉजी है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज हो चुकी है। तो चलिए इस मॉडल को देखते हैं, ये मॉडल है क्या। तो इस मॉडल में खूब सारे फेजेस होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस मॉडल का ऐसा कुछ दिखने में आता है कि वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स का फेज रहेगा, फिर डिजाइनिंग का फेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन का फेज, फिर आपका आएगा टेस्टिंग का फेज, डिप्लॉयमेंट का फेज और मेंटेनेंस का फेज। तो आपके पास यहाँ पे 6 फेजेस हैं और ये सारे फेजेस डिफाइन करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका आता है रिक्वायरमेंट्स फेज, जिसमें आप सारी की सारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा बनना है, उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या रिसोर्सेज यूज होंगे और कौन कौन से फीचर्स और फंक्शन होंगे इस सॉफ्टवेयर में। तो वो सब रिक्वायरमेंट्स फेज में डिस्कस होता है। फिर आपका आता है डिजाइनिंग फेज। अब ये डिजाइनिंग फेज में हम लोग डिजाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा और हम लोग सॉफ्टवेयर को मतलब बेसिकली उसका लेआउट और उसका आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, मतलब उसके अंदर की जो वर्किंग्स होंगी उसको कैसे वो हम लोग साथ में जोड़ेंगे, वो हम लोग डिजाइनिंग फेज में डिसाइड करते हैं। और डिजाइन जब कर लेते हैं तो फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, बेसिकली कोड को हम लोग क्रिएट करते हैं, कोड को लिखते हैं। तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज। जब सारा आपका कोड लिख लिया हो जाता है तब आपका टेस्टिंग फेज आता है। तो टेस्टिंग फेज में क्या होता है कि टेस्टिंग फेज में आप कोड को टेस्ट करते हैं, उसमें खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट चलाते हैं। जैसे आपका यूनिट टेस्टिंग हो गया, आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, आपका डायनेमिक टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होंगे। वो आप चलाएंगे अपने कोड के ऊपर ये देखने के लिए कि वो सारे टेस्ट पास करता है कि नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे कोड में कोई भी बग्स ना हो और उसको हम लोग काफ़ी पॉलिश कर पाएं। तो अगर वो सारे टेस्ट केसेस पास कर लेता है तो हम लोग उसको डिप्लॉयमेंट के लिए भेजते हैं, वरना फिर अगर कोई टेस्ट पास नहीं होता है तो उस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं और फिर डिप्लॉयमेंट के लिए भेजते हैं। और डिप्लॉयमेंट फेज में बेसिकली हम लोग उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मतलब बेसिकली हम लोग
एंड यूजर को देते हैं, मतलब कि उसको हम लोग सर्वर में इंस्टॉल कर देते हैं और फिर एंड यूजर को उस सर्वर का एक्सेस दे देते हैं। और फिर लास्ट फेज आता है वो मेंटेनेंस फेज। तो मेंटेनेंस फेज है वो चालू होता है जब आपका डिप्लॉयमेंट हो गया है और आप बस अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि कोई नए स्मॉल पैचेस करने हो सॉफ्टवेयर में, या फिर आपको कोई चीज़ को रेक्टिफाई करना हो, आपको फीडबैक से जो मिला है वो सब करना होता है। तो ये अपकीप हो गया आपके सॉफ्टवेयर का। तो ये होता है आपका वाटरफॉल मॉडल। आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्यों है, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इसका साइज जो दिखता है वो वाटरफॉल मॉडल जैसा वाटरफॉल जैसा दिखता है। तो ये हो गया आपका वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल बहुत ही पहले ही यूज होता था, मतलब 1950, 60, 70s के टाइम पे दौरान ये यूज होता था। और उसकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने अभी बताई, वो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उन लोगों ने लागू किया था। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है कि वो काफ़ी स्टैंडर्ड मॉडल है, वो बाकी सारी फील्ड्स में भी यूज होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ नहीं। ये काफ़ी यूजफुल है जब आपके रिक्वायरमेंट्स कॉन्क्रीट हैं और आपके जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं उनको लंबे होने में कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल दूं तो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, जैसे कि अगर आपके हॉस्पिटल में बन रहा है कोई सॉफ्टवेयर, या फिर अगर आपके कोई रिसर्च लैब में कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, या फिर कोई आर्मी सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए आपके पास कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट्स हैं जो लोग आपको देते हैं। जो लोग एक्चुअल काम करते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट्स देते हैं, आप उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उनको फिर वापस दे देते हैं सॉफ्टवेयर। तो इस मामले में वाटरफॉल मॉडल यूज होता है। अब वाटरफॉल मॉडल की प्रॉब्लम क्या है कि वो आजकल के ज़माने में फिट नहीं करता इतने अच्छे से। हाँ, उसके सर्टेन वैसे हैं जगहें हैं जहाँ पे वो अभी भी यूज़ होता है। अगर मैं आप लोगों को फिर से एग्जांपल दूं कि आजकल कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि सोच लीजिए कि अगर फिर से हॉस्पिटल्स में अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, या फिर रिसर्च लैब्स में, जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वाटरफॉल मॉडल आज की मार्केट में क्यों नहीं फिट होता है? वो आजकल की मार्केट में इसलिए नहीं फिट होता है क्योंकि वो बहुत ही स्लो है। इन जनरल अगर कहूँ तो काफ़ी स्लो है। और आजकल की मार्केट जो है वो काफ़ी हंग्री है, वो उसको इतनी इतनी ज़्यादा भूख है हर बार सॉफ्टवेयर कंज्यूम करने की, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम करने की, वो रेगुलरली सॉफ्टवेयर मांगता रहता है मार्केट। तो इसलिए आजकल वाटरफॉल मॉडल इतना अच्छे से सूट नहीं करता। अगर उसके ड्रॉबैक्स देखें तो और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि उसका पहला ड्रॉबैक है वो लॉन्ग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स है। अब लॉन्ग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स नॉर्मली अगर सोचें तो सोच कर ये लगता है कि ये इतना लंबा है यार और बैठ के करना पड़ेगा, तो उसमें परेशानी होती है कि इतने लंबे लाइफ साइकिल में क्या क्या गलत हो सकता है, वो सब के बारे में सोचना होता है। तो लॉन्ग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स थोड़े उधर स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं। पर फिर आपके पास आता है डिफिकल्ट टू बैक ट्रैक वाला ड्रॉबैक। तो डिफिकल्ट टू बैक ट्रैक ये बताता है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया वाटरफॉल मॉडल के एंड में तो आपको पूरा का पूरा बैक ट्रैक करना पड़ता है और वापस फेजेस को स्टार्ट करना पड़ता है। वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है और बहुत सारा मनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी खर्च करती है। तो इसलिए वो डिफिकल्ट टू बैक ट्रैक होता है अगर कोई मिस्टेक हो गई। और फिर आता है नो फिनिश प्रोडक्ट टिल द एंड ड्रॉबैक। अब आजकल हम लोग को प्रोडक्ट जो है वो हमेशा हम लोग स्प्रिंट्स में देते रहते हैं अपने कस्टमर को या अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाते रहते हैं कि हमने ये बना लिया है और फिर आगे ये बनाएंगे और ये सब। तो आजकल की मेथोडोलॉजीज हम लोग को हेल्प करती हैं वो करने में कि छोटे छोटे साइकिल्स में सॉफ्टवेयर को बना लो। पर सिंस ये वाटरफॉल मॉडल एनेबल करता है लोगों को लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल्स के लिए और बोलता है कि लंबे समय में बनाएंगे, तो कोई प्रोडक्ट नहीं आता है आखिरी के एंड तक, आपके डिप्लॉयमेंट फेज तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा आपके स्टेक होल्डर या एंड यूजर्स को। तो उनको फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलता है और आपको अच्छे से फीडबैक नहीं मिल सकता और आप फिर से इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते नेक्स्ट डेवलपमेंट साइकिल में। तो इससे बहुत बड़ा इशू होता है। फिर आता है टफर टू प्लान ड्रॉबैक। अब टफर टू प्लान ड्रॉबैक क्या कहता है? ये कहता है कि जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको प्लान करने में बहुत डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल आपका 6 महीने या 1 साल तक भी जा सकता है। तो इस दौरान में क्या क्या हो सकता है, कितने वेरिएबल्स आते हैं, उन सब के लिए प्लान करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप कर तो सकते हैं, इट्स नॉट, ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, आप ऑब्वियसली कर सकते हैं प्लान, पर ये थोड़ा टफर होता है। तो रिलेटिवली बात करें तो छोटे लाइफ साइकिल आप इजियर प्लान कर सकते हैं आपके लंबे लाइफ साइकिल से। तो ये फिर से एक ड्रॉबैक हो गया आजकल के ज़माने में। और हायर रिस्क की बात होती है,
क्योंकि आप इतना सारा पैसा और मनी और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल के थ्रू कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि एंड में आपको क्या मिलेगा। वरना अगर आप ठीक से नहीं प्लान कर पाते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हर चीज खराब हो जाएगी और आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो गायब हो जाएगा। गायब मतलब वेस्ट हो जाएगा, अगर मैं सही से कहूं तो ये सारी जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं ये वाटरफॉल को काफ़ी अनडिजायरेबल बनाती हैं आजकल के माहौल में। आजकल के माहौल में हम लोग को जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर निकालना होता है और उसके निकालने के बाद जो फीडबैक मिलता है उसके थ्रू हम लोग को इम्प्रूव करना होता है अपने सॉफ्टवेयर को और फिर से नेक्स्ट साइकिल में निकालना होता है। तो ऐसे आजकल के मेथडोलॉजीज होते हैं। वो वाटरफॉल मॉडल सिर्फ काफ़ी यूनिक यूज केसेस में यूज होता है। अगर एक और एग्जांपल दूं वाटरफॉल का तो वो है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में आपको पता है एंड में क्या करना है। वो भी गेम डेवलपमेंट में भी आपको देखना पड़ता है कि कौन से टाइप का गेम है। अगर मल्टीप्लेयर गेम है तो आपको फिर से नए मेथोडोलॉजी यूज करना है क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स निकालना है। पर अगर वो सिंगल प्लेयर गेम है तो आपको बस एक बार गेम निकालना है और उसको सेल करना है उस प्रोडक्ट को। तो उसमें आप वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं वाटरफॉल और नए मॉडल्स के साथ। तो ये थे उसके वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक्स और उसके कुछ यूनिक यूज केसेस आजकल के ज़माने में। पर इनको रिजॉल्व करने के लिए, इन सारी ड्रॉबैक्स को छुपाने के लिए हम लोग दूसरे मेथोडोलॉजीज के इस्तेमाल करते हैं आजकल, नए वाले मेथोडोलॉजीज। जैसे हो गया आपका एजाइल, स्पाइरल मॉडल, आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट और लीन मेथोडोलॉजीज। ये सारे मेथोडोलॉजीज आपके वाटरफॉल मॉडल से मच बेटर हैं आजकल के सिनारियो में, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर जल्दी जल्दी निकालना होता है, एक बेटर वर्क कल्चर इम्प्लीमेंट करना होता है और अच्छे से फीडबैक को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है अपने साइकिल्स में। तो उनके लिए हम लोग नए मेथोडोलॉजी यूज करते हैं और इससे हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा है, जो सॉफ्टवेयर बनता है वो मच बेटर बनता है। तो ऐसी ही एक मेथोडोलॉजी है जो बुलाई जाती है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स एक मेथोडोलॉजी है जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं, जो उसको बेहतरीन बनाने के लिए, उसको मच बेटर बनाने के लिए बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर से। तो इससे हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे कि डेवऑप्स क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक मेथोडोलॉजी है जो हम लोग की हमारी मदद करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और बेहतरीन बनाने में। पर ये और डेफिनेशन वाइज क्या है? अगर आप लोग डेफिनेशन वाइज डेवऑप्स के बारे में देखें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको एक्चुअली डिफाइन करना। आप उसको कह सकते हैं कि वो एक वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसमें आप एक माइंड सेट इंस्टिल करते हैं और एक तरीका है जिसमें आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और या फिर आप इसको कह सकते हैं कि वो एक सेट ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस के ऊपर आप सारे डिसीजंस लेते हैं, या फिर आप इसको एक मेथोडोलॉजी ही कह सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो उसको एक सेट ऑफ टूल्स भी कह सकते हैं। तो डेवऑप्स ये सारी चीज़ें एक्चुअली वो एक वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसमें आप बहुत ही एफिशिएंट और ऑटोमेटेड वे में सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। वो एक सेट ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जो आप मन में रखते हैं जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, और वो एक मेथोडोलॉजी है हम लोग को जो गाइड करती है ये बताने में कि हम लोग को सॉफ्टवेयर कैसे बनाना चाहिए और कैसे उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए, और वो एक सेट ऑफ टूल्स भी है। पर ये है एक सोचने वाला डेफिनेशन। पर अगर हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो डेवऑप्स क्या है? वो एक्चुअली डेवलपर ऑपरेशंस का मिला हुआ जॉब है जिसमें डेव आपका डेवलपर से आता है और ऑप्स जो है वो ऑपरेशन से आता है, तो वो मिलके बनता है डेवऑप्स। अब डेवऑप्स क्या करता है? वो ब्रिज करते हैं कम्युनिकेशन गैप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी ऑपरेशंस के बीच में। तो वो इसके बीच में जो गैप रहता है डेवलपर्स ऑपरेशंस के बीच में, वो बेसिकली वो करता है। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो डेवऑप्स है वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग कंबाइन करते हैं, जिसमें हम लोग कंबाइन करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस। अब इसका एम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बहुत ही छोटा बनाना और कंटिन्यूस डिलीवरी देना काफ़ी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर की। अब डेवऑप्स आप देख जो है वो आप उसको दूसरे मेथोडोलॉजीज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप उसको एजाइल के साथ कॉम्प्लीमेंट्रीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डेवऑप्स के खूब सारे एस्पेक्ट्स हैं वो एजाइल से ही आते हैं। तो ये है आपका डेवऑप्स। तो बेसिकली इन दी एंड वो हमारी मदद करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन को और एफिशिएंट बनाने में और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवर करने में।
तो डेवॉप्स इंप्लीमेंट करके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट है वो प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी से क्या होता है ना कि आप प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी दे पा रहे हैं, बहुत ही एफिशिएंटली दे पा रहे हैं, और जितने भी लोग पूरे पाइपलाइन में काम कर रहे हैं वो काफ़ी डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे कोई एरी गरी चीज़ों में, वो कोई मिसलेनियस चीज़ों में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, वो जो चीज़ उनको असाइंड है उसको कर रहे हैं ऐसे माइंडसेट के साथ कि उनको एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। फिर एक्सीलेंस की बात आती है। आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो जो बन रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, वो बहुत ही एक्सीलेंट निकल के आती है, वो एक रूबी की तरह शाइन करती है। आपके जो कस्टमर्स होंगे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे डेवॉप्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ये प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करके वो रिटेन्ड हो जाएंगे एज बहुत ही लॉयल कस्टमर्स की तरह। तो अगर आप बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं तो आपके कस्टमर्स आपको उतने ही आपसे उतने ही लॉयल रहेंगे। और फिर रिटर्न्स, जो आप इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपके और भी कस्टमर्स आते जाएंगे, सिर्फ वही कस्टमर्स ही नहीं बल्कि और भी दूसरे कस्टमर्स आएंगे, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स आएंगे और आपका प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे और आपका जो रेवेन्यू रहेगा कंपनी का वो बढ़ता ही जाएगा। तो डेवऑप्स के इम्प्लीमेंटेशन में आप ये सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ें भी हैं, अगर टेक्निकल साइड में देखा जाए तो जो स्पीड है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करते हैं डेवऑप्स में। अब ये नेसेसरी नहीं है पर खूब सारे इम्प्लीमेंटेशंस में क्लाउड का इस्तेमाल होता है, और हम लोग की जो स्पीड है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो हम लोग काफ़ी जल्दी अपना हमारा सॉफ्टवेयर उसको डिलीवर कर सकते हैं कोई भी हैसल के बिना। फिर जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि डेवऑप्स में आप सिक्योरिटी पे भी ध्यान देते हैं। बल्कि डेवऑप्स के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है सेक डेवऑप्स, जो सिर्फ सिक्योरिटी पे कॉन्सेंट्रेट करता है, वो भी डेवऑप्स के अंदर। तो जो डेवॉप्स के अंदर जो सिक्योरिटी की बात आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दी जाती है। ये मेंटेन करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन है वो कहीं से लीक ना हो रही हो या फिर कोई अनऑथराइज एक्सेस ना आ रहा हो, तो ये सब मेंटेन करके रखना होता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो भी आपको बेनिफिट मिलता है डेवॉप्स को इम्प्लीमेंट करने से। और एक जो बेनिफिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है स्केलिंग। अब जब भी कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाहे, अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का साइज बढ़ाना चाहे और स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और बढ़ाना चाहे, तो उसके लिए स्केलिंग के ऑप्शंस और अच्छे होने चाहिए। उसके लिए हमको अच्छे से स्केल करना चाहिए। हमारा जो ऑपरेशंस है, हमारा जो सर्विसेज हैं और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको हमको अच्छे से स्केल करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को पहले से प्लान करके रखना होता है कि कैसे स्केल करेंगे। तो अगर आपने पहले से ही डेवऑप्स इंप्लीमेंट किया हुआ है तो आप काफ़ी अच्छे से स्केल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही सोच के रखा था कि हमारी इतनी ग्रोथ होगी और इस ग्रोथ के हिसाब से हम लोग अपने ऑपरेशंस को स्केल करेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट होता है डेवऑप्स का। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे डेवऑप्स के बेनिफिट्स हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी का, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी सिक्योरिटी, आपकी स्पीड और आपकी स्केलिंग सब बढ़ रहा है। तो ये हैं सारे डेवऑप्स के बेनिफिट्स। अब चलिए हम लोग डेवऑप्स के फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो डेवऑप्स के अंदर खूब सारे फेजेस हैं जिसके थ्रू आप लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो चलिए इन फेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फेज जो आता है वो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट, फिर आता है कंटिन्यूस टेस्टिंग, फिर आता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, फिर आता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और फिर आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट, तो आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट में कोड को कंटिन्यूसली डेवलप करेंगे। तो आप जब अपनी रिक्वायरमेंट्स फेज कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका ये डेवलपमेंट चालू होता है जिसमें आप अपना कोड को लिखते हैं। तो कोड जनरेशन होता है इसमें। तो आप इसमें कंटिन्यूसली कोड को लिखते हैं। तो डेवलपर इस स्टेज में इस फेज में बेसिकली कोड को कंटिन्यूसली लिखेगा, और जब ये फेज हो जाएगा तो आपका कंटिन्यूस टेस्टिंग फेज होगा। तो कंटिन्यूस टेस्टिंग फेज में बेसिकली आपका जो लिखा हुआ कोड है वो कंटिन्यूसली टेस्ट होता रहता है। तो फिर आपका आता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। मैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में लास्ट में बात करूंगा।
फिर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट आता है जिसमें आपका कोड कंटिन्यूसली डिप्लॉय होता है आपके वर्ल्ड में, बेसिकली आपके एंड यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आता है आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जिसमें आप कंटिन्यूसली अपने सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करते हैं। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहे हो कि यहाँ पे हर जगह कंटिन्यूस हो रहा है, बेसिकली हम लोगों ने कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब डेवॉप्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग हर चीज़ को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, तो हर प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी हर चीज़ को आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आपका डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है, आपकी टेस्टिंग कंटिन्यूसली हो रही है, आपका इंटीग्रेशन कंटिन्यूस हो रहा है, आपका डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूस हो रहा है, आपका मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो रहा है। तो ये एक्चुअली लिनियर साइकिल नहीं है, ये सारी चीज़ें पैरेलली चलती रहती हैं। तो ये बेटर रहेगा अगर मैं आप लोगों को इन सबको पैरेलली दिखाऊं। ये एक लिनियर प्रोसेस नहीं है जिसमें आप एक एक करके सब कर रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, इसलिए उनको कंटिन्यूस भी बोलते हैं। और मैं अब आप लोगों को कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूँ। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में हम लोग इन सारे फेजेस को एक साथ मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपके डेवलपमेंट इटसेल्फ हो गया, आपका बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, आपका सोर्स कोड मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, आपका टेस्टिंग प्रोसेस हो गया, आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो गया, आपका मॉनिटरिंग प्रोसेस। उन सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर, और वहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं, और वहाँ से हम लोग जॉब्स बनाते हैं जो हमारे, और पाइपलाइंस बनाते हैं जो हमारी मदद करती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। और गाइस फिर से ये सारी चीज़ें पैरेलली हो रही हैं। आपका कोड जब बन रहा है उसी टाइम पे आपका दूसरा कोड टेस्ट हो रहा है, और उसी टाइम पे आपका दूसरा कोड डिप्लॉय हो रहा है, उसी टाइम पे आपका दूसरा कोड या सॉफ्टवेयर मॉनिटर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहेंगी। तो ये हैं हमारे डेवऑप्स के फेजेस। तो चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। अब नॉर्मली अगर प्रिंसिपल्स के बारे में सोचें तो वो होते हैं एक तौर और तरीके जिसके साथ हम लोग चीज़ें करते हैं। मतलब कि कोई भी आप डिसीजन लें तो आप कोई तौर और तरीकों के बेसिस के ऊपर लेते हैं ना। मतलब कि सिविलाइज सोसाइटी में रहने के खूब सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो वही आप प्रिंसिपल्स मान सकते हैं। आपको इनको मन में रखना होता है जब भी आप कोई डिसीजंस लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डेवऑप्स में भी आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आपको मन में रखना होता है जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो चलिए इन सबको अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है वो है कस्टमर सेंट्रिक एक्शन। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें बेसिकली हम लोग को जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ऐसे लेना है कि हमारे कस्टमर को बेनिफिट आए। कोई भी डिसीजन हो सकता है। अगर आपको कहीं ऑटोमेट करना है तो आपको ये सोचना होगा कि इससे क्या मेरे कस्टमर को एंड में मदद होगी, या फिर उसको एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर एक बेटर सर्विस मिलेगी। अगर हाँ है तो आप उसको एक्शन को कीजिए, पर अगर नहीं है तो फिर उसको फिर से रीथिंक कीजिए कि क्या हो गया, इससे कस्टमर को कैसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है कोई और चीज़ कीजिए। तो ऐसे आपको हमेशा मन में रखना होता है ये थॉट कि कस्टमर के लिए हम लोग ये बना रहे हैं, और एंड में कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और वो हैप्पी होना चाहिए। फिर आता है आपका क्रिएट विद द एंड इन माइंड गोल या प्रिंसिपल। तो जब भी आप कोई भी काम के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी स्पेसिफिक फीचर या कुछ भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन या कहीं भी, तो आपको एक एंड गोल के साथ जाना है कि मैं इसको ख़त्म करूँगा इस समय में, और मैं इसको इस रिसोर्सेज के साथ ख़त्म करूँगा, और इतने टाइम में ख़त्म करूँगा। तो ये सब आपको सोच के रखना है। तो इससे आपकी डेडलाइंस बनी रहती हैं, और इससे आपका जो गोल है वो हमेशा क्लियर रहता है। और आपको ये जो प्रिंसिपल है इसको बाकी लोगों में भी इंस्टॉल करना होता है, और एक बहुत ही बढ़िया वर्क कल्चर इंस्टॉल करना होता है। तो ये हो गया आपका क्रिएट विद एंड इन माइंड। और फिर आपका आता है एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये मेंटालिटी इंस्टॉल करनी होती है आपके कलीग्स में, जो आपके डेवलपर्स हो गए, आपके टेस्टर्स हो गए, आपके ऑपरेशंस मेंबर्स हो गए, उन सब में आपको ये इंस्टॉल करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो रहा है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आप बस स्टार्टिंग में ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपना कोड लिख दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म होती है, और कुछ भी कोई गलती हुई बाद में वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप डेवऑप्स में बात करते हैं तो आपको ये माइंडसेट इंस्टॉल करना होता है बाकी सब में भी और अपने में भी, कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं आपको उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड ऑफ द पाइपलाइन तक। अगर वो कस्टमर तक जा रहा है और कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो आपको उसको रेक्टिफाई करने में मदद करनी चाहिए। आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। यहाँ पे सबको इक्वली पार्ट लेना है और प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन बनाना है।
तो एक काफ़ी अच्छा गोल होना चाहिए माइंड में, एक पैशन होना चाहिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए, सिर्फ अपने काम करने से नहीं, बाकी सारी चीज़ों से भी। फिर आता है नो साइलोज वाला प्रिंसिपल, कि कोई भी चीज़ को आप साइलो में नहीं करें। स्पेशली जो भी टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही है उसको साइलो में नहीं होना चाहिए। सारी की सारी टीम्स को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अच्छे से आइडियाज़ को एक्सचेंज करना चाहिए। कोई भी मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये मेंटेन करके रखना है कि जो रिलेशनशिप बनी हुई है सबके बीच में, वो ऐसी रिलेशनशिप्स हैं कि जिसमें लोग अपने आइडियाज़ फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं और उन पर डिबेट कर सकते हैं, और फिर अगर मीनिंगफुल हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर साइलोस की ये बात आती है कि आपके जितने भी टीम्स हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको एक ही चीज़ आती हो और कोई आदमी उसमें बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा करना है कि जो काम है, जो टीम्स हैं, उनको ऐसे डिवाइड करना है कि सब लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन के लिए है, और हर कोई बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करे और ज़्यादा से ज़्यादा उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करे जब भी वो कोई चीज़ को ठीक कर रहा हो। तो ये हो गया आपका नो साइलोस। फिर आपका आता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जब भी हम लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे कोई चीज़ को बेहतरीन बना सकते हैं या बेटर बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन में आपको हर समय इम्प्रूव करना है, हर साइकिल में कोई नई चीज़ के साथ इम्प्रूव करना है। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये सोच के लीजिए कि आप इससे क्या इम्प्रूव कर रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं पाइपलाइन को या फिर आपके सॉफ्टवेयर को। तो ऐसे सोच के चलना है। आप जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वहाँ पे जाके इम्प्रूव करना होता है या ऑटोमेट करना होता है, क्योंकि एंड गोल हमारा है कि हमारी जो पाइपलाइन रहे वो बहुत ही रोबस्ट रहे, बहुत एफिशिएंट रहे, और जो प्रोडक्ट उससे बन रहा है या सर्विस जो उससे बन रही है वो काफ़ी ईजिली डिप्लॉय हो जाए विदाउट कोई भी इशू के। और फिर ऑटोमेट एवरीथिंग यू कैन एक और प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल बताता है हमको कि हमको ऐसा माइंडसेट के साथ चलना है कि हम लोग इसको ऑटोमेट कैसे करें। कोई भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे ये एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एक छोटे से पाइपलाइन में ये पता चलता है कि एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि एक आदमी को आके टेस्ट सारे रन करने होते हैं मैनुअली, पर आप ये देखते हैं कि आप उसको ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो सारे टेस्ट अपने आप ही रन हो जाए, अपने आप टेस्ट केसेस सारे पास हो जाए, टेस्ट कवरेज बन जाए और फिर वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाए। तो आप उसको जाके ऑटोमेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कि आपका कोई ह्यूमन आ रहा है या कोई आदमी आ रहा है और उसमें वो इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को, तो वो आपको हटा देना है। वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी आके करेगा। ये माइंडसेट होना चाहिए कि हर चीज़ अपने आप हो जानी चाहिए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आना चाहिए सिर्फ आपके अर्लियर इन्वॉल्वमेंट के अलावा। मतलब कि आपने स्टार्टिंग में सब बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और सारे कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट, सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट सब लिख दिए और सारे बिल्ड जॉब्स बना दिए। उसके अलावा आपको बहुत कम काम करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होनी चाहिए। तो ये हैं दोस्त लोग सारे के सारे डेवॉप्स के प्रिंसिपल्स। तो जब भी कोई भी डिसीजन लें तो इन प्रिंसिपल्स को मन में रख के डिसीजंस लें, तो आप इससे बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, इससे आप डेवॉप्स को बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार लोगों को क्या लगता है कि जो डेवॉप्स हैं वो सिर्फ सेट ऑफ टूल्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको भी मन में रखना है और इनसे ही हम लोगों को डेवॉप्स को इम्प्लीमेंट करना है। टूल्स भी हैं पर प्रिंसिपल्स भी हैं, तो ये मिक्स है खूब सारी चीज़ों का। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एजाइल और डेवॉप्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको। अब एजाइल हम लोग जानते हैं कि एक मेथडोलॉजी है, एक मेथडोलॉजी जो हम लोग को बेसिकली बेटर सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करती है। अब देखा जाए तो जो एजाइल का आइडिया है वो है कि टीम्स को काम जल्दी करवाना और उनसे और एफिशिएंटली कराना छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में। अनलाइक हमारे वाटरफॉल मॉडल जिसमें हम लोग बहुत ही सारा टाइम लेते हैं, एजाइल है उसमें ऐसा है कि हम लोग को बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में हमारा छोटे छोटे फीचर्स या फंक्शंस बनाने हैं और इनको हमेशा इम्प्रूव करना है दूसरे साइकिल में या दूसरे स्प्रिंट में। और इनको इम्प्रूव करना है बेस्ड ऑन जो आपका फीडबैक आता है दूसरे लोगों से और आपके कस्टमर या स्टेक होल्डर से।
पहले एजाइल सिर्फ डेवलपिंग टीम्स के साथ यूज होता था, मतलब एजाइल तो काफी पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा है, डेवऑप्स थोड़ा बाद में ही आया है। तो एजाइल जो था वो पहले एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड था, वो डेवलपिंग टीम्स इस्तेमाल करती थी अपने खुद के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में पूरे के पूरे। बस ये जो एजाइल था वो बाकी सारे पार्ट्स में इतना सक्सेसफुल नहीं था आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, जैसे कि आपकी जो टेस्टिंग हो गई या आपका ऑपरेशंस हो गए, उनमें एजाइल इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये डेवलपमेंट में सक्सेसफुल था उनकी स्पीड बढ़ाने में डेवलपिंग की, पर टेस्टिंग और ऑपरेशंस में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। तो इसके लिए लोगों ने सोचा कि हम लोग को एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल यूज़ करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऑटोमेशन को लाना चालू कर दिया अपने पूरे प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया। जो कंपनीज थी छोटी बड़ी दोनों, उन लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी इस इनिशिएटिव को लिया और अपने डिलीवरी पार्ट है उसको भी इम्प्रूव कर दिया। सिर्फ डेवलपमेंट पार्ट ही नहीं, डिलीवरी पार्ट को भी, जहाँ पे आप टेस्टिंग करते हो, आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डालते हो, बिल्डिंग करते हो और उसको फिर डिप्लॉय करते हो, उस पार्ट में भी आपने उसको इम्प्रूव कर दिया। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ये जो ऑटोमेशन हुआ, ये जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हुआ, वो हो गया आपका डेवऑप्स का पार्ट। तो आप एजाइल और डेवऑप्स कई बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ में ही यूज़ करते हैं। एजाइल और डेवऑप्स काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसन में यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये है इनकी रिलेशनशिप। आप एजाइल को डेवलपमेंट पार्ट में यूज़ करें और डेवऑप्स को आप बाकी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ करें। फिर आता है हमारा डेवऑप्स के टूल्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारी मदद करते हैं डेवऑप्स के अंदर। अब ये बहुत सारे टूल्स हैं तो मैंने इनको क्लासिफाई कर दिया है। जैसे कि हम लोग चालू करेंगे तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट में आती है। जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है उसमें हम लोग कोड को कंटिन्यूसली डेवलप करते हैं। तो उसके लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं, जैसे आपका गिट हो गया, मर्क्यूरियल हो गया, अज़ूर रिपोजिटरी। तो ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली आपके सोर्स कोड मैनेजर्स हैं। तो सोर्स कोड मैनेजर्स बेसिकली आपके कोड को मैनेज करते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज जगह में रखते हैं और उनको वर्जन करके रखते हैं। तो हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री बनी रहती है और हम लोग उस वहां से कोड को काफ़ी इजीली पकड़ सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस डेवलपमेंट। और फिर आता है बिल्डिंग टूल्स। अब बिल्डिंग टूल्स क्या है? तो बिल्डिंग टूल्स आपके हो गए एंड, मेविन, ग्रेडल, एमएस बिल्ड। ये टूल्स जो हैं ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं अब हमारे कोड को बिल्ड करने में। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है। तो बिल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली आप अपने कोड को लेते हैं और उसको सॉफ्टवेयर में बदलते हैं। तो कोड और सॉफ्टवेयर नेसेसरली सेम चीज नहीं है। कोड आपका बस लिखी हुई लाइंस हैं, जो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि आपका प्रोग्राम को कैसे रन करना है और क्या होना है। अब इसको रन करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको डिपेंडेंसीज चाहिए, आपको लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस चाहिए। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ये सारी चीजें टुगेदर है। आपके जितना भी कोड है, आपके जितने भी डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंडेंसीज आपके लाइब्रेरीज हो सकते हैं जिससे आप फंक्शंस यूज कर रहे हो, या फिर फंक्शंस या फ्रेमवर्क्स वही खुद हो सकते हैं। तो इन दी एंड आपका बिल्डिंग प्रोसेस वो होता है जिसमें आप अपना कोड लेते हैं, आप अपनी डिपेंडेंसीज लेते हैं और उसको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाते हैं और आप एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके बिल्ड प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है एक आर्टिफैक्ट। आप उसको आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं, आप उसको एक एग्जीक्यूटेबल बोल सकते हैं, या फिर आप उसको एक बिल्ड बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको बिल्ड टूल्स का इस्तेमाल करना था। जैसे कि जावा के साथ आप जावा का जो कोड है अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें, उसके जो डॉट जार फाइल्स होती हैं, डॉट वॉर फाइल्स होती हैं, उसके लिए आपको टूल्स की मदद चाहिए होती है। जैसे आपका ग्रेडल एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है, एंट और मेविन आपके वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। और फिर आपका आगे एमएस बिल्ड जो आपके डॉट नेट के लिए साथ यूज होता है। तो ये है आपके बिल्ड टूल्स। फिर आपके आगे डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स। अब डेटा तो आप स्टोर करेंगे ही, आपके डेटाबेसेस रहेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर को बेसिकली मदद करेंगे डेटा स्टोर करने में और उनको मैनेज करने में। तो उनको डेवलप करने की जो टेक्निक्स होती हैं आपको उनको भी उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और ये भी जानना होना चाहिए कि आप ये कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि MySQL, MariaDB और लिक्विड बेस, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि MongoDB हो गया। उन सब को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और कोई भी AWS या Azure जो भी क्लाउड सर्विसेज वो भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी आना चाहिए।
फिर आपके हो गए कंटिन्यूस टेस्टिंग टूल्स। तो कंटिन्यूस टेस्टिंग टूल्स में आपके आते हैं सोनार क्यूब, सेलेनियम, पाईटेस्ट, कैटलॉन। तो कंटिन्यूस टेस्टिंग में हम लोग बताते हैं कि हम लोग कैसे कोड को और सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली टेस्ट करते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दो टाइप के मैं बताता हूँ, वो हैं एक डायनामिक टेस्टिंग जो आप टेस्ट करते हैं जब आपका एग्जीक्यूटिबल चल रहा है, जब आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। और फिर आपका एक हो गया स्टैटिक टेस्टिंग जो आप बेसिकली चेक करते हैं कोड लिखते समय। तो अगर आपने कभी कोड लिखा है तो आपको पता होगा जब भी आप आईडीई कोई भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खोलते हैं, उसमें कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं, तो वो आपको बताता है कि आपके कोड में ये सिंटैक्स एरर है, ये बग आया है, ये इशू है, ये वार्निंग आ रही है। तो वो सब आपका स्टैटिक टेस्ट हैं जो आपके सोनार क्यूब जैसे स्टैटिक टेस्टिंग टूल्स आपको बताते हैं उसके बारे में। फिर सेलेनियम टेस्टिंग आपको डायनेमिक टेस्टिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें आप सेलेनियम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जो आपके कोड के ऊपर चलती है और टेस्ट करती है सारी फंक्शनैलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स के लिए। और बाकी टूल्स हैं आपके पाईटेस्ट और कैटलॉन सिमिलरली। फिर आपका आता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, जो आपकी मदद करता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस उसके सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ने में और उसको मैनेज और हैंडल करने में। उसके लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं जेंकिंस जैसे, सर्कल सीआई, गिटलैब, बैम्बू, टीम सिटी, ट्रैविस सीआई और बहुत सारे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स हैं, उनकी कमी ही नहीं है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में बेसिकली हम लोग ये मैनेज करते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट्स कैसे जा रही हैं। तो आपका डिप्लॉयमेंट जो रहता है फाइनल, जिसमें आप कोड को एंड सर्वर में डालते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं, एंड यूजर को देते हैं, उसको मैनेज करने के लिए भी खूब सारे टूल्स हैं, जैसे आपका एक्सेल डिप्लॉय, ऑक्टोपस डिप्लॉय, जूजू। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। फिर और भी टूल्स हैं जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हो गए। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स को आपको अपडेट करना है, तो आप क्या उनको एक एक करके अपडेट करेंगे? नहीं, वो बहुत टीडियस काम हो गया। उसके लिए आपका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रहेगा जो बाकी सबको कनेक्ट करता होगा और उनमें अपडेट डायरेक्टली डालता होगा। तो वैसे ही आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हो गए जो आपकी मदद करते हैं इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में और उनको मैनेज करने में। तो उसके लिए आप लोग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं और फिर उनको पुश करते हैं, आपके जितने भी सर्वर्स हैं उनको आप वही रिस्पेक्टिवली आप अपडेट करते हैं। तो उसके लिए आपके टूल्स हैं पपेट, एंसिबल, शेफ और सॉल्व स्टैक। फिर आपके ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स आते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स बेसिकली उनका बड़ी सी फील्ड है जिसमें आप डॉकर कंटेनर्स की बात करते हैं। ये जो कंटेनर्स हैं वो आपकी कैसे मदद करते हैं सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने में, हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे जब हम लोग इसमें डीप में जाएंगे। तो इसमें जो टूल्स अवेलेबल हैं वो डॉकर स्वॉर्म है, क्यूबरनेटीज है, नोबैड है, अपाचे मेसो है, आपके AWS की सर्विसेज सच एज आपके EKS और ECS, और अजोर की सर्विसेज जैसे आपका अजोर कंटेनर रिपोजिटरी। ऐसे बहुत सारी आपके इवन GCP गूगल के क्लाउड के भी सर्विसेज रहेंगे जो आपकी मदद करते हैं ऑर्केस्ट्रेट करने में। फिर आपके आर्टिफैक्ट रिपोजिटरीज आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बिल्ड टूल्स के बारे में बताया, उनका एंड रिजल्ट होता है एक आर्टिफैक्ट या बिल्ड और एग्जीक्यूटेबल। उनको स्टोर करने के लिए भी हम लोग एक डेडिकेटेड टूल यूज करते हैं, जैसे कि JFrog आर्टिफैक्ट्री, NPM और सोना टाइप नेक्सस हैं। ये आर्टिफैक्ट रिपोजिटरीज हैं जो आपको अलाउ करती हैं आपके पैकेजेस या आर्टिफैक्ट्स या बिल्ड्स को स्टोर करने में और उनको वर्जन करने में। तो ये आपके गेट हब की तरह हो गए, बस ये आपके आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करते हैं। फिर आपके क्लाउड सर्विसेज हो गए। आप खूब सारे डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका AWS हो गया या फिर अजोर हो गया या फिर GCP हो गया या ओपनशिफ्ट हो गया, ये क्लाउड फाउंड्री हो गया या डिजिटल ओशन हो गया, ये अलीबाबा हो गया। बहुत सारे आपके डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज हैं जो आपको बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप AWS के अंदर ही देख सकते हैं कि इतनी सारी सर्विसेज हैं। आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, आपका वर्चुअल मशीन सर्विसेज हैं, आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज हैं, आपकी मशीन लर्निंग सर्विसेज हैं। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आपके ये क्लाउड सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आता है, जिसमें मैंने बताया था कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को या अपने सिस्टम या सर्वर को, और उससे इंसाइट्स गेन करते हैं और उससे आप चेंजेस लाते हैं। तो उसके लिए भी खूब सारे टूल्स हैं, जैसे आपका ELK या इलास्टिक स्टैक, फिर आपका प्रोमीथियस, ग्राफाना, स्प्लंक, नागी OS और गूगल एनालिटिक्स, या फिर आपका अमेजॉन क्लाउड वॉच। ऐसे बहुत सारे आपके मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल हैं। फिर आपका स्क्रिप्टिंग की बात आ गई। अब स्क्रिप्टिंग हम लोग तब बात करते हैं जब हम लोग को कोई स्क्रिप्ट्स लिखनी हो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि अगर बात करूँ ऑटोमेशन के लिए, तो ऑटोमेशन आपको अगर कहीं करना हो तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। आप प्ले बुक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर पाइथन यूज़ कर सकते हैं या पावर शेल यूज़ कर सकते हैं या पर्ल या जावा या .NET का इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के पर्पस के लिए। तो स्क्रिप्टिंग एक
कंसेप्ट है, पर उसको भी आप एक टूल की तरह मान सकते हैं कि आपको ये टूल के बारे में जानना होगा फ्यूचर में। तो ये थे सारे के सारे डेवॉप्स के टूल्स, और मैंने सारे टूल्स नहीं कवर किए, ये तो एक ड्रॉप हो गया ओशन में, पर ये बहुत सारे टूल्स हैं जो इनमें से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे टूल्स में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप कुछ टूल्स ओपन सोर्स हैं, कुछ टूल्स पेड हैं, और कुछ टूल्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे टूल्स के बारे में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास चूज़ करने के लिए आपको क्या करना है आपके रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर। और हम लोग इनमें से कुछ गिने चुने टूल्स लेंगे और उनके साथ काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक डेवऑप्स इंजीनियर होता क्या है, उसका काम क्या होता है, उसका डेली डेली काम क्या होता है, उसको क्या क्या नॉलेज चाहिए होती है। तो चालू करते हैं। तो जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइनिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन को। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन को मेंटेन भी करता है और उसको डिज़ाइन भी करता है। उसका ये भी काम होता है कि वो देखे कि जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो कोई भी इशू के बिना हुआ है। और जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है वो जानता है कि प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करते हैं और कैसे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है। उसको ये भी पता होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे सिक्योर करना है और उसको कैसे एक रोबस्ट बनाना है कि वो कहीं इजीली क्रैश ना कर जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो डेवऑप्स इंजीनियर को पता होनी चाहिए। और डेवऑप्स इंजीनियर के पास बहुत ही अच्छे एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि उसके काम में ये भी आता है कि उसको आइडियाज़ को कन्वे करना होता है, उसको आइडियाज़ को एक्सचेंज करना होता है डिफरेंट टीम्स के बीच में, और उनसे बात करनी होती है, और एक बहुत ही बढ़िया वर्क कल्चर मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको आना चाहिए उसको। और उसको ये भी इंस्टिल करना आ जाना चाहिए जो डेवऑप्स के एक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, उसको कैसे टीममेट्स को देते हैं, वो आइडिया कैसे देते हैं उन लोगों को, और उन लोगों को वो आइडिया कैसे फॉलो कराना है वो भी जानना है। और जो उसका डेली का काम होता है ना डेवऑप्स इंजीनियर का, वो होता है कि उसको स्केलिंग जो हो रही है सॉफ्टवेयर की वो सही से हो रही है कि नहीं, जो क्लाउड के नीड्स हैं वो सक्सेसफुली फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो परमिशंस हैं, वो मैनेजमेंट ऑफ परमिशंस और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सब भी उसको करना आना चाहिए। तो ये है एक डेवऑप्स का रोल, और ये बेसिकली डेवऑप्स का जॉब होता है इंजीनियर का। और डेवऑप्स इंजीनियर के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको उसकी नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करता है। वो बेसिकली एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है। तो उसके हम लोग देखें उसके नॉलेज बेस को, तो आप देखेंगे कि उसको लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो कैसे काम करता है वो जानना आना चाहिए। उसको डेटाबेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना आना चाहिए कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सिमिलरली उसको सर्वर्स के बारे में जानना आना चाहिए। फिर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्निक्स होती हैं, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं। फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उसको जानना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे माइग्रेट करना है, कैसे कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, कहाँ पे ज़रूरत हो तब। और सोर्स कंट्रोल के बारे में भी जानना चाहिए, और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और नेटवर्किंग। और उसको उसके पास एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के आइडियाज़ को। तो ये है डेवऑप्स इंजीनियर के वेल्थ ऑफ नॉलेज कि उसको क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग केस स्टडी देखते हैं। तो हमारे पास कुछ कंपनीज हैं, डिफरेंट टाइप की कंपनीज, उन लोगों ने डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट किया था। जैसे आपका HC हो गई, टेलीग्राफ हो गया और नेटफ्लिक्स हो गया। तो जो टेलीग्राफ है वो बेसिकली आपकी एक न्यूज़ कंपनी है, नेटफ्लिक्स आपकी एक मीडिया स्ट्रीमिंग कंपनी है, वो अपने आप को ऐसे डिफाइन करते हैं। और HC है जो आपको अलाउ करती है स्मॉल बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये कंपनीज के यूज़ केसेस काफ़ी डिफरेंट हैं, वो एक दूसरे के कंपिटिटर्स नहीं हैं, और उन लोग के स्केल्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। नेटफ्लिक्स बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड वाली कंपनी है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन और डेवॉप्स और ज़्यादा इंट्रिकेट था HC और टेलीग्राफ से। टेलीग्राफ का एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक है जिनको वो केटर करते हैं, और HC है वो बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, वो एक काफ़ी नीश मार्केट है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। जब इन्होंने डेवॉप्स को इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो उन्होंने सिमिलर बेनिफिट्स देखे। जो बेनिफिट्स हम लोगों ने बात किए थे वही बेनिफिट्स उन लोगों ने भी देखे। उन लोगों ने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी है उनके सॉफ्टवेयर और जो भी प्रोडक्ट वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी बढ़ गई। तो वो लोग बहुत जल्दी डिलीवर कर पा रहे थे अपने सॉफ्टवेयर, और फिर उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो भी बढ़ गई। और जो उनके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी थी वो तो आप लोग जान ही सकते हैं नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल के थ्रू कि जो
वो लोग सॉफ्टवेयर देते हैं उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, वो एल्गोरिदम्स कितने अच्छे से इम्प्लीमेंटेड हैं, और उनकी बस रोज़ गोल्ड क्वालिटी है हर चीज़ की। तो डेवऑप्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही उन लोगों ने ये सब चेंजेस देखे। अब ये कहना नहीं है कि मेरा ये कहना नहीं है कि उनके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अच्छे नहीं हैं, ये बस कह रहा हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन है सारी चीज़ों का, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन है, उन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद, और उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड हाई हिट किए, और उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स भी गेन किए हैं डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करके, और उनकी जो स्केलेबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल हो गई है। आप अगेन मैं अगर नेटफ्लिक्स एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड उन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को, और ऐसे एक्सपेंशन के लिए उन लोगों ने पहले से ही डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करना चालू किया था, और जब उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सपैंड किया तो वो ईजिली कर पाए थे। तो चलिए अब हम लोग प्री रिक्विजिट्स की बात करेंगे कि आप लोगों को क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए डेवऑप्स को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है कि बेसिक लिनक्स कमांड्स क्या हैं और बेसिक कोडिंग। अगर आपको ये दो चीज़ पता है तो आप ये ट्यूटोरियल काफ़ी इजीली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लिनक्स कमांड को अगर आपको अच्छे से आते हैं लिनक्स कमांड्स तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी फॉलो करने में, और बेसिक कोडिंग आपको नेसेसरी है तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। पर अगर आपको ये दोनों भी नहीं आते हैं, ये इट्स ओके, मैं लिनक्स कमांड्स के बारे में अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यूज़ हो रहे हैं, अगर कोई कोडिंग कॉन्सेप्ट्स आए तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्त लोग ये था हमारा डेवऑप्स का वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने इससे कोई सीख ली, और फिर से अगर आप लोग चाहें तो 80 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं ग्रेट लर्निंग एकेडमी जाके। और आप लोग अपने मोबाइल पे भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं, बस ग्रेट लर्निंग की ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे एनरोल करें। दोस्त लोग शुक्रिया देखने के लिए।